नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। मोहन भागवत बोले भारत बनेगा विश्व गुरु पर तैयारी अभी अधूरी है, कमजोर को झुकना पड़ता है। ट्रंप बोले हम भारत से बहुत पैसा कमा रहे हैं पर डील होगी क्योंकि मोदी मेरे मित्र हैं। राहुल गांधी बोले मोदी को ट्रंप चला रहे, मोदी जानते कि मैं सच बोल रहा हूं। पुतिन बोले पश्चिम का दबाव, पीएम मोदी भारत पर काम नहीं करेगा, नहीं टूटेंगे रिश्ते। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के प्रस्ताव पर गरमाई राजनीति। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के पास दुनिया की हर मुश्किल का हल है, लेकिन अधूरी तैयारी हमें विश्व गुरु बनने से रोक रही है। भागवत ने साफ कहा कि अब भारत का समय आ चुका है, मगर समय का फायदा उठाने के लिए हमें खुद को मजबूत करना होगा। आज दुनिया भर में कई तरह के युद्ध और संकट चल रहे हैं। इन झगड़ों का असर उन देशों पर भी पड़ रहा है जो उसमें शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से हमारे देश में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। असल में आज की दुनिया सिर्फ उसी की बात सुनती है जिसके पास ताकत होती है। इसलिए हमें अपने देश को हर मामले में बहुत शक्तिशाली और समृद्ध बनाना होगा। सच को भी लोग तभी मानते हैं जब उसे कहने वाला कोई ताकतवर इंसान हो। कमजोर देश को आज की दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए झुकना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए जल्द ही भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता होने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं और हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं। इसी दोस्ती की वजह से दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार की बातचीत सफल होगी। हालांकि ट्रंप ने बातचीत के दौरान भारत पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत ने कई सालों तक अमेरिका की नीतियों का गलत फायदा उठाया। भारत पहले अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था और खुद कुछ नहीं देता था, मगर अब पासा पूरी तरह पलट चुका है और हम भारत के साथ बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे बीच एक समझौता जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता हूं। वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच बहुत पड़ती है। हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। बता दें, डील की चर्चा के बीच ही अमेरिकी प्रशासन ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% और टैक्स लगाने की योजना भी बना ली है। पीएम मोदी ने दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की, जिस पर कांग्रेस ने अमेरिकी विदेश मंत्री के पुराने बयान का हवाला देकर सरकार पर तंज कसा। दरअसल भारत इस समय वेनेजुएला से भारी मात्रा में कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ाने की तैयारी में है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर अब देश में एक नया राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुछ ही दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि अमेरिकी विदेश मंत्री के ऐलान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आ चुके हैं और मोदी जी खुद उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर हमारी सरकार को चला कौन रहा है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड की जनता से कहा कि जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, इसलिए संसद में मुझसे आंख नहीं मिला पाते। आपने देखा होगा, संसद में मुझे एप्सिन अडानी पर बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी लोकसभा से निकलकर भाग गए। 1 घंटे के अंदर मोदी ने ट्रंप को फोन किया। ट्रंप ने यूएस डील की घोषणा कर दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत की तरक्की की तारीफ करते हुए कहा कि भारत पर दबाव बनाने की पश्चिमी देशों की हर कोशिश नाकाम होगी। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत की ये शानदार तरक्की अचानक या हवा में नहीं हुई। यह पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व और भारत सरकार की कड़ी मेहनत का नतीजा है। रूस को पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में दोनों देशों का व्यापार $100 अरब तक पहुंच जाएगा। पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सराहते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने देश का फायदा देखता है। भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों पर रूस को कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है। भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है और वो हर उस देश से रिश्ते रख सकता है जो उसके लिए जरूरी है। हालांकि कुछ पश्चिमी देश लगातार भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डाल रहे हैं। पुतिन ने कहा, लेकिन अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पीएम मोदी और भारत पर ऐसा कोई भी दबाव काम नहीं करेगा। भारत एक बेहद सच्चा और हर मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाला भरोसेमंद साथी है। इसलिए रूस अपनी इस पुरानी और पक्की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बागदेवी भोजपाल यूनिवर्सिटी करने के प्रस्ताव पर एक नया राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद शुरू हो गया। साल 1970 में शुरू हुई इस यूनिवर्सिटी का नाम पहले भोपाल यूनिवर्सिटी था। इसके बाद साल 1988 में महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतुल्ला भोपाली की याद में उसका नाम बदल दिया गया। अब नए प्रस्ताव में राजा भोज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान को सबसे बड़ा आधार बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि राजा भोज का नाम भोपाल की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा है, लेकिन इस प्रस्ताव के एक खास हिस्से पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। इसमें राजा भोज की तुलना मौलाना बरकतुल्ला भोपाली से करते हुए एक बड़ी बात कही गई है। प्रस्ताव के मुताबिक राजा भोज के मुकाबले मौलाना बरकतुल्ला का भोपाल के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं दिखता। इसी बात को लेकर अब इतिहास और राजनीति के जानकार आमने सामने आ गए हैं। कई लोगों का कहना है कि मौलाना बरकतुल्ला सिर्फ भोपाल के रहने वाले नहीं थे, वो देश की आजादी की लड़ाई के एक बहुत बड़े और चमकीले सितारे थे। उन्होंने गदर आंदोलन में हिस्सा लिया और विदेशों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। उस साल 1915 में अफगानिस्तान में बनी भारत की पहली अंतरिम सरकार के पीएम भी बने थे। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 राज्यों से अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। खड़गे को एक बार फिर उनके गृह राज्य कर्नाटक से मैदान में उतारा गया है। कर्नाटक से खड़गे के अलावा मीडिया विंग के प्रमुख पवन खेड़ा को भी टिकट मिला है। साथ ही पार्टी ने वहां से मंसूर अली खान को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। दक्षिण के ही तमिलनाडु राज्य से प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार चुना गया है। झारखंड में कांग्रेस अपने सहयोगी दल जेएमएम की मदद से एक सीट जीत सकती है। इस सीट के लिए पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय से जुड़े प्रणम झा पर भरोसा जताया है। राजस्थान में पार्टी ने अपने मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को दोबारा मौका देने का फैसला किया। इन सभी सीटों पर आगामी 18 जून को वोट डाले जाएंगे। भाजपा ने 5 राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल नहीं हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन हैं। इन दोनों ही नेताओं का राज्यसभा का कार्यकाल आगामी 21 जून को खत्म हो रहा है। बताया जा रहा है कि रवनीत बिट्टू अब अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। इस बीच भाजपा ने बीजद छोड़कर पार्टी में शामिल हुए देवाशीष सामंतराय को ओडिशा की उपचुनाव सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। गुजरात की बात करें तो भाजपा ने वहां से अपने 3 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट नहीं दिया। पार्टी ने उनकी जगह युवा और नए चेहरों पर भरोसा जताया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जिस निकोबार बंदरगाह प्रोजेक्ट को रणनीतिक रूप से अधूरा बताया गया था, उसे रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक परियोजना घोषित कर दिया। दरअसल वित्त मंत्रालय की एक संस्था पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीआईबी ने अगस्त 2024 में इस प्रोजेक्ट पर कुछ आपत्तियां जताई थी। पीआईबी का कहना था कि इस प्रस्तावित बंदरगाह में कोई ठोस रणनीतिक उद्देश्य नजर नहीं आ रहा। इसके बाद उन्होंने जहाज रानी मंत्रालय को अपने प्रस्ताव में बदलाव करने और रणनीतिक उद्देश्य जोड़ने की सलाह दी थी, मगर अब उसके ठीक 1 साल बाद इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। देश के रक्षा मंत्रालय ने इस बंदरगाह प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर एक रणनीतिक परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया है। द हिंदू अखबार के मुताबिक मार्च 2026 में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के रिकॉर्ड से इस बड़े फैसले का खुलासा हुआ है। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.